ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो हम आज की क्लास जो हम है पेज नंबर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने आसन, प्राणायाम इन सब के बारे में जाना। आज पेज नंबर 6 पर संतुलित आहार, ठीक है, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो सिर्फ योग के आसनों का अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि योग के सिद्धांत में आहार को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष्टिक संतुलित आहार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी एकाग्रचित होकर सही तरीके से योग अभ्यास और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या है और किस तरीके से आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो देखिए, जो संतुलित आहार है इसके कुछ अंग हैं या कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। तो इन सभी चीजों को की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। तो किसी भी इनमें से एक चीज का बहुत ज्यादा हो जाना या किसी भी चीज का मिसिंग हो जाना हमारी डाइट से, तो वो एक असंतुलित आहार हो जाता है। तो संतुलित आहार के लिए आपको अपनी डाइट में सभी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। तो ये सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, तो आपको सभी काम करने के लिए फिजिकल, मेंटल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब आपको एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप उन्हें यूज करते हैं और एक एनर्जी सोर्स आपको के लिए वो काम करते हैं। सेकेंड चीज आती है प्रोटीन। प्रोटीन आपके लिए काम करता है रिपेयरिंग का, आपके लिए काम करता है ग्रोथ का, आपके लिए मेंटेनेंस का काम करता है। तो बॉडी की ग्रोथ, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इन सब का काम कौन करता है? प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी जो बढ़ते हुए बच्चे उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। अगर आपकी एज है तो आपकी बॉडी के रिपेयरिंग, मेंटेनेंस है ना, वो कम हो जाएगी, उसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो यानी कि हर एज में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटीन भी आपकी डाइट का हिस्सा जरूर होना चाहिए। फैट के अलग अलग रोल हैं। फैट भी एक एनर्जी सोर्स का भी काम कर सकता है और बहुत सारे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो उन सब, अगर आप फैट नहीं लेंगे तो बहुत सारे विटामिन्स आपकी बॉडी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से फैट आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, आपके हार्ट के लिए। तो इस तरीके से फैट की अपनी एक अलग जरूरत है। तो फैट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है, बट मॉडरेट क्वांटिटी में और गुड क्वालिटी ऑफ फैट। मतलब ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसको अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है विटामिन्स की। विटामिन्स एंड मिनरल्स एक प्रोटेक्टिंग फूड का काम करते हैं। प्रोटेक्टिंग फूड यानी कि जो आप
आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की हेल्प करते हैं, आपको बीमार होने से रोकते हैं। तो अगर आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स इनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपका इम्यूनिटी वीक होगा, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो कम मात्रा में ही सही, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स की अपनी अलग वैल्यू है। तो बैलेंस्ड डाइट तो आपकी, और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, ये तो हो गए पार्ट्स, मतलब क्या क्या आपकी डाइट के हिस्से होने चाहिए, क्या क्या आपको लेना चाहिए। फिर बारी आती है कि आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। आपका बॉडी जैसे कि अगर आपका फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा है, फिजिकली आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपकी कैलोरीज की जरूरत बढ़ जाती है, आपको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए कंपैरेटिवली अदर्स के। और अगर आपका मेंटल वर्क ज्यादा है, आप जो मानसिक काम ज्यादा करते हैं, फिजिकली मेहनत कम करते हैं, तो आपकी जो पूरी कैलोरीज हैं वो उनकी डिमांड बॉडी की कम हो जाती है। ठीक है, एक तो आप अपना कैमरा ना स्टेबल रखें सब, तो ऐसे हिलता रहता है ना, तो वो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो या तो आप ऑफ कर लें या फिर स्टेबल रखें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है गलती हम यहीं पर करते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को हम समझ नहीं पाते। तो आप काम तो करते हैं पूरा दिन बैठने का, ठीक है, लेकिन डाइट आप नाश्ता भी प्रॉपर 2 पराठे खाएंगे, लंच में अच्छे से दाल राइस खाएंगे, रात को फिर अच्छे से खाना खाएंगे, तो उससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतना नहीं है। ठीक है, आप पूरा दिन सिटिंग जॉब में हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट, कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं आप कर पाते, कोई वॉक वगैरह नहीं कर पाते, तो कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती हैं और वो धीरे धीरे आपको बीमार करने लगती हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी इसी तरीके से आपके अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत कितनी है, कितना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डाइट लेंगे और वो एक संतुलित आहार होगा और उससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सो एनर्जी सोर्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ग्रेन्स जैसे कि व्हीट, राइस, अलग अलग मिलेट्स को यूज करें। प्रोटीन के लिए अलग अलग सोर्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग वगैरह यूज कर सकते हैं, वेजिटेरियन है तो दाल, पनीर, दही, ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। इसी के साथ साथ फैट, आपको गुड सोर्स ऑफ फैट अलग अलग चीजों से मिल सकता है, जैसे सभी नट्स, सीड से और घी से, तो मतलब गुड क्वालिटी ऑफ फैट आपको यूज करना चाहिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको फ्रूट से भरपूर मात्रा में मिलते हैं, फाइबर खूब अच्छे से मिलता है। तो इस तरीके से सब कुछ आपकी डाइट में होना चाहिए। ठीक है, तो डाइट पर आज हम इतना ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा ही डिस्क्राइब किया गया है संतुलित आहार को। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव सोच। ठीक है, सो योग सिर्फ शरीर की ही नहीं, मन की भी को स्वस्थ रखने का एक तकनीक है। तभी तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ पाते हैं और योग का नियमित अभ्यास से आप अपने आप को अनुशासित करने में भी सफल हो पाते हैं। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन तकनीक के जरिए योग सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। तो यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचना आपको मेंटली तो आपको हेल्दी करता ही है, साथ साथ में फिजिकली भी। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं
तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आत्मविश्वास भरपूर होगा और आप जितने भी काम हैं अपने उन्हें काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना, हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रखना। ठीक है, हमेशा हम छोटी छोटी चीजों में नकारात्मकता ढूंढते हैं, तो आपको उन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप एक योग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज है मन को स्वस्थ करना, है ना। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से 3 दिन की क्लास में कि मन की वृत्तियों को दूर करना, नेगेटिविटी को दूर करना, जो भी आप मन की वृत्तियां कमियां हैं उनको दूर करना, पॉजिटिविटी को अपने अंदर बढ़ाना। तो योग के उद्देश्य क्या क्या बताए गए हैं? मानसिक शक्ति का विकास करना, रचनात्मकता का विकास करना, तनाव से मुक्ति पाना, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना, बृहद दृष्टिकोण का विकास करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, मदिरापान और मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति पाना, मनुष्य का दिव्य रूपांतरण। तो यानी कि क्या क्या आपके उद्देश्य हैं योग के, योग में आने के? एक तो मानसिक शक्ति को बढ़ाना, मानसिक शांति प्राप्त करना, अपनी रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ाना, आपका माइंड ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होगा, तनाव से मुक्ति पाना और प्रकृति विरोधी जो हम आर्टिफिशियल एक लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं उससे बचना, नेचुरल प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए एक अच्छा लाइफ स्टाइल फॉलो करना, और बृहद दृष्टिकोण का मतलब एक वाइड ओपिनियन रखना, एक बहुत ही नैरो माइंड नहीं होना, हर चीज को बहुत ही संकुचित सोच से नहीं देखना, काफी आपको ब्रॉड माइंडेड आपको बनाता है योग। उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शरीर से दृढ़ और मजबूत बनना, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना, बीमारियों को दूर करना, और जो भी आपके अंदर एडिक्शन है गलत चीजों के, चाहे वो अल्कोहल के लिए है या किसी भी ड्रग्स के लिए है, तो उनसे छुटकारा पाना, और मनुष्य का दिव्य रूपांतरण, मतलब अपने आप को काफी ज्यादा पॉजिटिव करना। तो ये कुछ सिद्धांत या उद्देश्य हैं जो कि योग के हैं। योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग योग। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 7 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्र की रचना 3000 साल पहले पतंजलि ने की, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि योग सूत्र को किन्होंने लिखा? महर्षि पतंजलि ने। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री को भी इसमें उपयोग किया। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का एक विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का चंचल होने से रोकना ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। ठीक है, समझ गए आप कि योग क्या है? अपने मन की वृत्तियों को, कमियों को दूर करना, स्थिरता लाना, किसी भी एक चीज में, मान लिया वो ईश्वर है, भगवान है, उनमें ध्यान है तो उन्हीं में लगाना, अपनी पढ़ाई है तो उसमें लगाना, कहीं भी अगर आपका घर परिवार को आप देखते हैं तो उसी में पूरी तरीके से लीन। तब जो भी काम आप करें तो पूर्ण समर्पण भाव से, पूरा ध्यान के साथ, मतलब कि उसी को करना है। आप अपनी जॉब भी करें तो खूब अच्छे डेडिकेशन से करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। योग सूत्र मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिनका लगभग 40 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा प्रचलन कम हो गया था, लेकिन फिर से ये दोबारा मुख्य धारा में आया और इसका फिर से
20-21वीं शताब्दी में पुनः प्रचलन में आ गया। पतंजलि के सूत्रों पर सबसे अधिक प्राचीन भाष्य देव व्यास जी का है। तो उस पर वाचस्पति मिश्र का वार्तिक है। विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह भी योग का एक प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। योग सूत्रों पर भोग राज की भी एक वृत्ति है। तो यानी कि इन सब जो योग पतंजलि के सूत्र जो लिखे गए हैं, बताए गए हैं, उनमें सबका एक सम्मिलित मतलब एक माला है। जैसे अलग अलग मूर्तियों से मिलाकर बहुत सारे महर्षियों का जो योग के लिटरेचर थे उन सब से लिया गया है और उसको योग सूत्र के रूप में दिया गया है। तो किस किस का है? वाचस्पति मिश्र का और विज्ञान भिक्षु का, योग सूत्रों पर भोगराज का की भी एक वृत्ति है। ठीक है, तो ये इन सब का काफी रोल रहा है उसमें। हाँ, पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत सा मेल मिला और काव्यहु का बहुत विस्तार किया गया। इसके अनुसार शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित किए गए। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हठ योग की एक अलग शाखा निकली जिसमें नेत्र, नेति, धोती, बस्ती, षटकर्म, नाड़ी शोधन आदि का वर्णन किया गया। शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, घृण संहिता आदि हठ योग के ग्रंथ हैं। हठ योग के बड़े भारी आचार्य मत्स्येंद्रनाथ हुए और उनके शिष्य गोरखनाथ हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे लिटरेचर के बारे में बताया गया है कि हठ योग के में जो मैंने आपको षटकर्म बताए थे, तो हठ योग में उन षटकर्मों का भी बताया गया है हठ योग के अंदर, जिसमें नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, ये सब जो षटकर्म है ये सब आते हैं। इसके अलावा जो हठ योग के लिटरेचर है वो शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, घृण संहिता आदि हैं। और सबसे बड़े जो हठ योग के जो वो हुए हैं आचार्य, वो है मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य कौन हुए? गोरखनाथ। ठीक है, तो यह 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो इस तरीके से पूरे इस जो है 4 पार्ट्स में या 4 पादों में डिवाइड किया गया है। इन पादों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण, साधन के उपाय या प्रकार बताए गए हैं और उनके भिन्न भिन्न अंगों का विवेचन किया गया है। इसमें चित्त की भूमियों या वृत्तियों का भी विवेचन है। योग सूत्र का प्राचीनतम भाष्य देव व्यास है, जिस पर वाचस्पति की का वार्तिक भी है। योग शास्त्र नीति विषयक काव्य की कोटि में आता है। यहाँ पर बताया गया अष्टांग योग है। अष्टांग योग को के 8 नियम हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो अष्टांग योग और हठ योग। तो अष्टांग योग किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। हठ योग अलग चीजें। हठ योग को कई ऋषियों ने लिखा। हठ योग के में आपके शिव संहिता आएगी, हठ योग प्रदीपिका आएगी, घृण संहिता आएगी। इस तरीके से अलग अलग लिटरेचर आएंगे। हाँ जी, तो और यहाँ पर अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं। जो अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने लिखा उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जो हम आपको 8 पॉइंट या 8 लिम्स बता रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उन्हीं 8 अंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यम में यानी कि मैंने बताया था आपको मन की शुद्धता, मन को शुद्ध करना। किन किन चीजों से आप मन को शुद्ध कर सकते हो? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, और तो इन सब के द्वारा अहिंसा यानी कि
हिंसा ना करना। तो हिंसा ना करना मतलब कि ऐसा नहीं है कि हिंसा का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मार रहे हो वही हिंसा है। आप जब वर्बली भी बोलते हो, अपने शब्दों के द्वारा भी आप हिंसा कर सकते हैं। आप किसी को ऐसे शब्द बोलें जो कि नहीं बोलने चाहिए या सामने वाले को चोट पहुंचाएं, तो वो भी हिंसा ही है। ठीक है, अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित होता है, उसको बुरा लगता है, तो इसका मतलब आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? हिंसा। ठीक है, तो यानी कि आप एक योगी नहीं हो सकते। तो आपका सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए कि अपने विचारों से, शब्दों से, कर्मों से किसी को भी हानि न पहुंचाएं। ठीक है, फिर आता है सत्य। विचारों में सत्यता हो, आप झूठ ना बोलें, ये सब चीजें भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अस्त्य मतलब चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ, चेतना का बाह्य के ज्ञान में स्थिर करना, मतलब अपने ब्रह्मचर्य मतलब चेतना को ब्रह्म के ज्ञान के साथ में स्थिर कर देना, या सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। तो जब आप अपने ऊपर धैर्य बना के रखते हैं तो उस स्थिति को ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो यम शब्द के द्वारा कहे जाने वाले ये अहिंसा इत्यादि, तो कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किन्हीं भी वस्तुओं का बिना मतलब संचय ना करना। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है और आप उनको इकट्ठा कर करके रखे जा रहे हैं, तो उसको अपरिग्रह कहते हैं। मतलब आप बिना मतलब उन चीजों को इकट्ठा किए जा रहे हैं जबकि आपको उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अपरिग्रह। तो यहाँ पर मैंने आपको यम के कौन कौन से यम में क्या क्या आते हैं एक बार आप रिपीट करेंगे? रेणु, आप रेणु करेंगे। यस रेणु, आप माइक अनम्यूट करें और आंसर दें। यस, अच्छा चलिए जोशना आप दीजिए। रेणु, कोई भी आंसर देने के लिए रेडी नहीं है तो लीजिए, आप ही दीजिए। यस, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। और थर्ड नंबर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा था बीच में। ठीक है, सत्य बोलना, अहिंसा, ठीक है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अपरिग्रह मतलब अनावश्यक चीजों को संग्रह ना करना। और अस्त्य, अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी ना करना। ठीक है, तो अभी कौन कौन से हुए फिर से बताइए? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्त्य। ठीक है, सो ये सारे यम के अंदर आते हैं। अब नियम। नियम में भी 5 व्यक्तिगत नैतिकता आती हैं, जो कि सबसे पहले आता है शौच। शरीर और मन की शुद्धि अर्थात पवित्रता को 2 प्रकार की होती है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक। तो दोनों को अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध करना, जल इत्यादि से शरीर को साफ करना, स्वच्छ रखना। स्वच्छता, पवित्रता, मैत्री इत्यादि अर्थात चित्त में रहने वाले राग, मुद्रिता, करुणा, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, द्रोह, इन सब भाव को बाहर करना।
शोच संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तुष्टि ही संतोष है, अर्थात सर्व कर्तव्य का पालन करते हुए प्रबंध के ही अनुसार प्राप्त फल से संतुष्ट हो जाना। किसी प्रकार की तृष्णा का ना होनी ही संतोष है। तप, स्वयं से अनुशासित रहना। दूसरे शब्दों में वर्णन किए गए चंद्रायन इत्यादि तप। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, प्रणव पूर्वक ओंकार के साथ मंत्रों का जाप पाठ करना। और फिर क्या आता है? तो क्या क्या है नियम के अंतर्गत? शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। ठीक है। मैम नियम में आप 5 बोले, हाँ वही। व्यक्तिगत हाँ, तो इसमें सोच, संतुष्ट, तप और स्वाध्याय और एक। हाँ वही मैं भी आपको बता रही हूँ, इसमें एक और आएगा अभी। मैम वो है प्रणिधान। प्रणिधान, हाँ, तो प्रणिधान इसमें 5वां जो पार्ट है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यम और नियम दोनों आपके पूरे हो जाते हैं। और इसमें हाँ, ईश्वर पूर्ण श्रद्धा, सभी कर्मों का फल भी अभिलाषा कामना न रखते हुए ईश्वर में समर्पित करना ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? सभी कर्मों के फल की अभिलाषा कामना न रखते हुए, यानी कि आप ये कहा ही जाता है कि अपने कर्मों को करते चलिए, फल की इच्छा मत रखिए। तो उस सर्वश्रेष्ठ गुरु ईश्वर में समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। यानी कि आप जिस भी काम में, चाहे ईश्वर में है या किसी भी काम में है, तो पूर्ण श्रद्धा के साथ उस काम को करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण भाव से उस काम को करते चले। फल की इच्छा अगर आप करेंगे तो उसमें समर्पण भाव नहीं आएगा, श्रद्धा भाव नहीं आएगा पूरी तरीके से। ठीक है। तो अभ्यास किए गए ये तप इत्यादि, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, चित्त में विद्यमान रहने वाले अविद्या इत्यादि, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, निवेश, क्लेशों का शिथिल क्षीण करने वाले समाधि की उपकारिता, उपयोगिता को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहले क्रिया योग के विधान पूर्वक क्रिया योग के अभ्यास द्वारा योगी के द्वारा होना चाहिए, अर्थात योगी का क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। इस विचार से क्रिया योग को कहा गया है। उपदेश वर्णन किया गया है। यम नियम के पालन करने से हिंसा, असत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि वृत्तकों से बाधा उपस्थित होने पर बराबर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, अर्थात उन्हीं वितर्कों में दोष दर्शन करना चाहिए। वितर्कों से बाधित होने पर उन्हीं में दोषों की भावना का चिंतन करना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले जब आप योग में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अष्टांग योग की बात कही गई है। तो अष्टांग योग में आप जब यम और नियम का पालन कर चुके होते हैं, यानी कि आप यम के द्वारा अपने मन का शुद्धिकरण और नियम के द्वारा अपने शरीर का शुद्धिकरण आप जब कर लेते हैं, बाह्य और आंतरिक पवित्रता जब आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं, उसके बाद आप तैयार होते हैं योग के लिए। हम कह सकते हैं कि ये दोनों पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इन्हीं को हम जो है वैल्यू सबसे कम देते हैं, यानी कि शुद्धता, पवित्रता, तो चाहे वो आंतरिक है या बाह्य है, तो इन दोनों पर ही हम सबसे कम काम करते हैं। तो चलिए, इसके बाद बारी आती है हमारी
यस, तो थर्ड नंबर पर हमारा जो पॉइंट आता है वो है आसन। आसन का मैंने कल भी बताया था, जो आसन आप करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। आसन का उद्देश्य होता है स्थिरता, फिजिकल स्टेबिलिटी, अपने आप में स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना। तो यहाँ पर योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण, यानी कि जब तक आपके ऊपर अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप योग में आगे नहीं चल सकते। तो शरीर पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसी में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिर भाव से, निश्चल रूप से तथा सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। जो भी वो हमारी स्थिति जिसमें हम सुखपूर्वक हैं, स्थिरता के साथ हैं, वही हमारी स्थिति आसन कहलाती है। अगर आप आसन कर रहे हैं उसमें आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, आप जो है कंफर्टेबल नहीं है, आप स्थिर नहीं है, तो वो स्थिति आपकी आसन की नहीं है। इसके द्वारा स्थिर भाव से तथा सुखपूर्वक बैठा जाता है, इसलिए यह आसन कहते हैं। पद्मासन, दंडासन, स्वास्तिकासन इत्यादि आसन बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। तो आसन का उद्देश्य है अपने शरीर पर नियंत्रण पाना, स्थिरता पाना, मन पर, शरीर पर को स्थिर बनाना। ठीक है, जब शरीर से स्थिर होगे तभी आप सांसों को भी स्थिर कर पाओगे, यानी कि कंट्रोल कर पाओगे, नियंत्रण कर पाओगे। ठीक है, अब बारी आती है फोर्थ स्टेप यानी प्राणायाम की। इसमें बताया गया है कि प्राणों पर नियंत्रण, प्राण मतलब आपका श्वास। ठीक है, तो जैसे आसन शरीर पर नियंत्रण करने का एक तरीका है और प्राणायाम श्वासों पर नियंत्रण करने का एक तरीका है। तो प्राणायाम के बारे में हम कल भी काफी बातें कर चुके हैं कि प्राणायाम क्या है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे प्राणायाम के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि प्राणायाम पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राणायाम पर सबसे कम बात की जाती है। प्राणायाम की वैल्यू को उतना समझा या समझाया नहीं जाता है। ठीक है, तो प्राणायाम क्या है? देखिए, प्राणायाम आपकी श्वासों पर नियंत्रण। अगर हम बात करें किसी भी प्राणायाम की, नाड़ी शोधन की ही कर लेते हैं, तो नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम जिसको आप कहते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या करता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी उसका नाम क्या है? नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शोधन हो रहा है। नाड़ियों में क्या है? नाड़ियों के अंदर क्या होता है? नाड़ी शोधन का क्या मतलब हुआ? क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? नाड़ी शोधन, तो नाड़ियों का शोधन बात कही गई है। तो बॉडी का इंटरनल पार्ट को एक्टिव करना नहीं। देखिए, नाड़ियों के अंदर ब्लड प्रवाह करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो नाड़ियों का शोधन मतलब किसका शोधन? रक्त शोधन। ठीक है, तो रक्त का, ब्लड को क्लीन करना, प्यूरिफाई करना, न सिर्फ ब्लड को प्यूरिफाई करना, बहुत सारे अनगिनत फायदे। अगर हम यहाँ बात करते रहेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, पर थोड़ी सी कर लेते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण होना, तो इससे दूसरा आपको फायदा मिलता है बहुत सारे, आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना। हम इसे कह सकते हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना। ठीक है, तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के अंदर संतुलन लाना, या ईड़ा और पिंगला के बीच में संतुलन लाना,
ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में, दोनों सिस्टम के बीच में एक समन्वय, सामंजस्य बनाता है। जैसे सूर्य नाड़ी अगर आपकी एक्टिव नहीं होगी तो फिजिकली जो है बहुत वीक होंगे, आपको फिजिकली काम करने में आलस आएगा, एनर्जी नहीं होगी। तो काम करना भी जरूरी है, और चंद्र नाड़ी यानी कि मन के अंदर शांति का होना भी उतना ही जरूरी है, रिलैक्सेशन। सो आप हाइपर हर समय सोचने काम के बारे में, इस चीज के उस चीज के, सो कंटिन्यू हाइपर कंडीशन में आप बने हुए है ना। सो आपका काम करना भी जरूरी है, प्लस रिलैक्सेशन भी जरूरी है। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना, नाड़ियों का शोधन होना, रक्त का शुद्धिकरण होना, इसी के साथ साथ आपके सभी अंगों को भी क्लीन करता है, आपके लंग्स को, कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स को, फेफड़ों को खोलता है। आप जो टॉक्सिन्स हैं, चलिए यहाँ पे मैं आपको लास्ट एक पॉइंट बताती हूँ। हमारे शरीर से गंदगी जो है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो किन किन माध्यम के द्वारा बाहर निकलते हैं। आप थोड़ा सोचिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर कि आप अपनी बॉडी को क्लीन कैसे कैसे करते हैं। आपके गंदगी को कैसे कैसे बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, किन किन माध्यम से। एक्सरसाइज करके? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बात की गई है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है आपकी बॉडी की जिनके द्वारा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। स्वेट। हाँ, 4 तरीके हैं, 4 में से एक है स्वेटिंग के थ्रू। मैम पीरियड, यूरिन, यस, सेकेंड यूरिन, स्टूल, यस, थर्ड स्टूल, एंड फोर्थ एक ही बचा है। आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया। गेस करिए, थोड़ा गलत आंसर होगा कोई बात नहीं, कोशिश करिए। वो तो हो गया, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, एक तरीका और बचा है। मैम स्किन से जो हम लोग जो नहाते हैं तो तभी जो गंदगी निकलता है। चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ। तो 4th पॉइंट है सांसों के द्वारा, ठीक है। जो देखिए, जो पूरा दिन आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने से नहीं, श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, पूरा दिन ब्रीदिंग चलती है। तो पूरा दिन कॉन्टिन्यूसली आप जब श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो जब आप श्वास छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। यस, सो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बाहर निकलती है जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, बहुत कुछ निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत कुछ एक्सेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को तो सिर्फ आप जानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, स्टूल डेफिकेशन कितनी बार आप दिन में, 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, इतनी बार तो आप उसके माध्यम से अपनी डिटॉक्स करेंगे। यूरिन कितनी बार जाएंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बस उसकी भी मात्रा सीमित है। स्वेटिंग की भी मात्रा सीमित है, सर्दियों में तो आता ही नहीं है, गर्मियों में आप एसी में रहते हैं, तो वो तो आपने ब्लॉक ही कर दिया एक चैनल, तो पूरी तरीके से पसीना आना ही नहीं देना चाहते आप। तो अब बचा पूरा दिन, सबसे ज्यादा जो डिटॉक्स आपकी बॉडी करती है वो किस तरीके से करती है, श्वासों के माध्यम से। सांस तो पूरा दिन चल रही है ना। तो कॉन्टिन्यूसली बॉडी 70% क्लीनिंग सिर्फ ब्रीदिंग के थ्रू करती है, ठीक है। तो 70% टॉक्सिन्स आपका किस माध्यम से बाहर निकलता है, ब्रीदिंग के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू। और जब आप प्राणायाम करते हैं
तो उसी प्रोसेस को आप कई गुना फास्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्लीनिंग प्रोसेस को, जो आपकी सफाई हो रही है, उसको आप बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं। हो सकता है 20 से 30 गुना या ज्यादा। जितना प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा क्लीन होगा आपका बॉडी। ठीक है, सो इस पॉइंट को, बहुत डीप पॉइंट है ये। जब आप श्वास लेते हो तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, लंग्स से वही ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। अब पूरी बॉडी से जो टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू लंग्स में और लंग्स के थ्रू बाहर आते हैं। तो एक्सेल, तो इसीलिए जब आप प्राणायाम करते हैं तो किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इनहेल और एक्सेल? एक्सेल। अब जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप श्वास अंदर भरने पे ज्यादा ध्यान देते हैं या श्वास छोड़ने पर? छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि अधिकतर लोग को लगता है कि श्वास ज्यादा अगर वो अंदर भरेंगे तो ज्यादा फायदा ले पाएंगे। श्वास अंदर लेने की एक सीमित मात्रा है आपकी, मतलब आप उतना ही श्वास अंदर भर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करें, जैसे कपालभाति है, कपालभाति में भी आप क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअसली एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, हर स्टॉप के साथ एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि क्लीनिंग हो रही है वहां पर भी। और नाड़ी शोधन में भी आपका एक्सेल का टाइम डबल होता है इनहेल से ज्यादा, दुगना समय। वहां पर भी आप एक्सेल कर रहे हैं। भ्रामरी किसको एक्सेल करते हुए करते हैं, उज्जयी एक्सेल करते, भ्रामरी इनहेल करते हुए, उज्जयी जो है एक्सेल करते हुए, ओम का उच्चारण भी एक्सेल करते हुए। तो यानी कि मैक्सिमम प्राणायाम में एक्सेल की इंपॉर्टेंस ज्यादा बताई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक प्राणायाम को आपको ध्यान पूर्वक, जितना आप ध्यान से करेंगे उतना आप अपनी बॉडी को क्लीन कर पाएंगे। यहाँ पर अब हम लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। यस, टिकेश्वरी जी, आपका हैंड रेज है, क्या आपका कोई क्वेरी है? यस, तो जोशना सही। यस, हेलो। यस जोशना, आप पूछिए। हाँ मैम, ये जो नियम के जो स्टेप हैं, जो सोच, संतोष, तप और परिधान, और एक क्या है? प्राणिधान। और एक क्या है? तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय। टिकेश्वरी, आपका क्वेश्चन? नहीं मैम, गलती से आ गया। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो चलिए हम ही पूछ लेते हैं। यस, अमित, आपका कोई क्वेश्चन? मैम, कल जो पढ़ाए थे, जो श्वास लेने को क्या बोलते हैं और जो छोड़ने को क्या बोलते हैं, जो रोकते हैं, जो इनहेल को पूरक और होल्ड करने को कुंभक। थैंक यू मैम। कुंभक मैंने कितने तरीके के बताए थे कल? कौन कौन से कुंभक हमने बताए थे? कुंभक, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक,
तो सारी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्या? पहले हम अनु आपका लेते हैं। मैम आपने 2 टाइप के कुंभक बताए थे, आंतरिक कुंभक जो कि इनर ब्रेथ होता है और बाह्य कुंभक जो आउटर ब्रेथ होता है, और दोनों ही सिचुएशन में हम ब्रेथ को होल्ड कर रहे होते हैं मैम। यस, ओके। तो नेक्स्ट कांति आपका क्वेश्चन कोई? ओके, तो यहाँ पर अब हम ये जानना चाहेंगे जो अष्टांग योग जो है उसमें यम जो बताया गया उसके कौन कौन से अंग बताए गए, मतलब यम के अंतर्गत? यस शीतल। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर क्या हमें आप बताएंगे आसन की क्या महत्ता है, क्या उसका काम है? आसन के द्वारा आसन का अभ्यास क्यों करते हैं? मैम स्थिरता लाने के लिए, शारीरिक नियंत्रण करने के लिए आसन करते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर, और चलिए, तो यहाँ पर अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम जो है किस पर नियंत्रण पाना है? श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा किस पर आप नियंत्रण पाते हैं? और ये कौन सा अंग है अष्टांग योग का, कौन से नंबर पर आता है? क्वेश्चन क्या था मैम? प्राणायाम का क्या उद्देश्य, क्या किसी आप प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम अष्टांग योग में किस स्टेप पर आता है, कौन से नंबर पर आता है? अभी तक इसका आंसर नहीं। अष्टांग योग में आता है मैम। सांसों पर नियंत्रण रखना। श्वासों पर नियंत्रण, ये आंसर ठीक है। अब ये किस स्टेप पे आता है, मतलब प्राणायाम अष्टांग योग में किस अंग पर, मतलब कौन से नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। वेट, अब आप मुझे ये बताएं कि 4 नंबर पर आता है। जब आप योग करते हैं तो प्राणायाम पहले करेंगे या आसन पहले करेंगे? जिसको मैं कहूंगी वही आंसर देगा। सब अपना अपना हिंदुस्तान का जो और सिंबल है उसको हटाएं वापस से सभी का, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। सब उसको हटाएं और उसके बाद अभी दोबारा से आप, हाँ, तो शीतल एंड स्मिता, तो पहले शीतल आप आंसर देंगी। हाँ मैम, वो आसन के बाद हम प्राणायाम करते हैं, वो 4 स्टेप पे आता है। यस, तो 3rd स्टेप पर आसन है, यानी कि पहले शरीर पर नियंत्रण किया जाता है, उसके बाद श्वासों पर नियंत्रण किया जाता है। तो जब आप योग करें तो पहले क्या करना चाहिए? आसन का अभ्यास। उसके बाद क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, इसके बाद ध्यान सबसे बाद में बारी आती है, क्योंकि उसका जो स्टेप है वो और आगे है। तो इस तरीके से, तो अब अगर आपका कोई भी मैनेजमेंट से कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
मैम ये जो सिलेबस में अभी आप जो पढ़ाए अष्टांग योग जो यम नियम आसन प्राणायाम, इस सिलेबस में तो मुझे कहीं पे मिला ही नहीं। मतलब मैम आप म्यूट पे बात कर रहे हैं। ये पेज नंबर 8 से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 8 पर अष्टांग योग के 8 अंग जो मेरे पास है, उसमें पेज नंबर 8 पर है अष्टांग योग। मैम जो मेरे पास जो सिलेबस है उसमें होठ योग, लय योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब है। उससे पहले नहीं कुछ भी? उससे पहले भी संतुलित आहार, पॉजिटिव सोच, उसके बाद ये होठ योग, लय योग आ गया। अच्छा, तो मैम 2 टाइप के सिलेबस ग्रुप में शेयर्ड है, एक पीजी प्रोग्राम के नहीं, डिप्लोमा मैं प्रोग्राम। समझा देता हूँ। एक मिनट मैं समझा देता हूँ। डिटेल्स जो आपने जो बोले कि ये DYT और PGDY है, दोनों क्लास एक साथ में चलती है। अगर DYT वाले होंगे तो बस इनकी सिलेबस में अभी जो पढ़ाया होता है बस ये मिलेगा नहीं आपको। तो जो PGDY है वो भी सिलेबस में एक साथ है। ये आप देख लीजिए कि आपका कोर्स कौन सा है और आपके पास सिलेबस कौन सा है। PGDY का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा या ओनली डिप्लोमा इन योगा। क्लास कंबाइन हो रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, क्लियर ना बाकी कुछ दूसरा है डाउट? जी ओके, प्रेयर कर लेंगे, टाइम तो हो गया। जी तो अभी शांति पाठ के साथ एंड करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक मिनट देखिए, जो सब लेफ्ट हो जाते हैं ना आप सब, लास्ट में अटेंडेंस लिया जाता है कि सबको भी कल पहले मैं समझा दूंगा, बता दूंगा कि लास्ट में अटेंडेंस लिया जाता है, ताकि मैं देखता हूँ एक लेफ्ट होते जा रहे हैं, अटेंडेंस कम होगा, ताकि आप लोग कल मैंने समझाया था, ठीक है ना। ओके जी।